इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकिरण शर्मा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। ये जो कंपोनेंट्स के बारे में हम देखने जा रहे हैं ये भी डिजिटल कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की ये हार्डवेयर बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इसमें हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। तो वो छोटे छोटे हार्डवेयर्स जो डिजिटल कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से इसमें यूज होने हैं आगे, आज उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको जानकारी हो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोज अब अपलोड हो रहे हैं। आपके एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके आएँ, अच्छे मार्क्स के साथ आप बेहतरीन ना परफॉर्म करते हुए आप बीटेक पास करें, अच्छी जगह जॉब करें, है ना। इसी प्रयास में ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों से सब्सक्राइब करवाना भी ना भूलें। आइए हम लोग शुरू करते हैं बेसिक डिजिटल कंपोनेंट्स। तो मल्टीप्लेक्सर इसका पहला जो कंपोनेंट है हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर क्या है? मल्टीप्लेक्सर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको आप ढेर सारे इनपुट एनालॉग या डिजिटल इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं और वो एक सिंगल आउटपुट लाइन पर उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप ढेर सारे इनपुट लाइंस में से कोई एक लाइन को आउटपुट के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? मान लीजिए हमें कुछ हार्डवेयर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, तो सभी को सभी के साथ कनेक्ट करेंगे तभी आप सभी के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि सभी हार्डवेयर्स का सभी हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट सीधे कम्युनिकेशन कई बार होता नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तो जब ऐसी ज़रूरत नहीं है तो इतने सारे कनेक्शन का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम हार्डवेयर्स के बीच में सिलेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जिस हार्डवेयर को जिससे जब बात करनी है उस समय वही लाइन सेलेक्ट हो, उसी से बातचीत हो, बाकी सारे क्या हो और जब बाकी के बीच में कम्युनिकेशन बंद रहे। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है, हम एक ऐसे डिवाइस की जरूरत हमें पड़ेगी। मान लीजिए 5 डिवाइसेज हैं, है ना। तो हमने मल्टीप्लेक्सर लगा दिया। अब 4 जो इनपुट आ रहे हैं वो किस डिवाइस से कनेक्ट होना है, उस डिवाइस को वो सेलेक्ट हो जाएगा, तो बाकी सबके बीच में उसके वायर को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं है ना। तो इस तरह से हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर है क्या हमारा? एक बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें बहुत सारे इनपुट लाइंस आप इनपुट में देते हैं। जैसे यहाँ पर हम 2x1 मल्टीप्लेक्सर की बात करें, है ना, तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर में 2x1 का मतलब क्या है? 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है ना। हम ये इनपुट देखते हैं और ये आउटपुट देखते हैं, ये हमेशा याद रखिए। तो 2 इनपुट लाइन है और 1 आउटपुट लाइन है। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे कौन सा इनपुट वाई पर जाएगा, आउटपुट में कौन सा इनपुट जाएगा? तो इसके लिए एक लाइन और अवेलेबल है। अच्छा, 2 इनपुट है तो 2 कॉम्बिनेशंस को जानने के लिए कितने सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी? तो 2 टू दी, मतलब अगर आप 2 लिखें तो 2 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं इसको। तो पावर 1 जो है ये सेलेक्ट लाइन के नंबर को बता रहा है। तो यहाँ पर कितने सेलेक्ट लाइन चाहिए? 1 सेलेक्ट लाइन, है ना। क्लियर है कि नहीं? तो 2 टू दी पावर n इनपुट के लिए n सेलेक्ट लाइन्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर 2 टू दी पावर 1 इनपुट है, दैट इज 2 इनपुट्स, उसके लिए 1 सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो जब s की वैल्यू s0 की वैल्यू जब 0 होगी तो पहला इनपुट सेलेक्ट हो जाएगा 0 वाला, दैट इज y इक्वल टू i0। और जब s की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा तो दूसरा वाला मतलब फर्स्ट वाला जो इनपुट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी i1, है ना। तो इस तरह से हमें एक समय में एक ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मल्टीप्लेक्सर्स को आप नॉर्मली इस तरह के जो हार्डवेयर यूज हो रहे हैं टाइम डिवीजन बेस्ड होते हैं, जिसमें एक समय में एक को आप एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। 4x1 मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट लाइंस और 1 आउटपुट लाइन, है ना। तो ये 4 इनपुट लाइन में से कोई एक आउटपुट पर जाना है, सेलेक्ट होना है। तो कितने हो गए? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 2। कितने सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी? 2 सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब S0 और S1 की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें कोई एक इनपुट सेलेक्ट होगा। आप देखो अभी पिछले वाले में भी यही था, जब S0 की वैल्यू आपने 0 लिया इसका मतलब 0 वाला इनपुट सेलेक्ट होगा, S0 की वैल्यू 1 लिया मतलब 1 वाला इनपुट सेलेक्ट होगा। अब इसके कॉम्बिनेशन से तो हम एक डेसिमल नंबर निकाल सकते हैं। मान लीजिए S0 S1 की वैल्यू 0 0 है, इसका बाइनरी वैल्यू तो 0 ही होगा ना, तो 0 वाला इनपुट सेलेक्ट होगा मतलब i0, ठीक है। जब S0 S1 की वैल्यू 0 1 होगी, 0 1 का बाइनरी वैल्यू क्या है? 1 वाला इनपुट सेलेक्ट होगा, दैट इज i1, ठीक है। अगर 1 0 होगा तो 1 0 का बाइनरी वैल्यू क्या है? 2, मतलब कौन सा सेलेक्ट होगा? i2 हमारा सेलेक्ट होगा, सेकेंड वाला इनपुट। तो हमारा क्या आ जाएगा? i2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारा 1 1 होगा तो तीसरा वाला इनपुट सेलेक्ट होगा, तीसरा वाला इनपुट क्या होगा? i3, है ना। तो ये हमारा i3 थर्ड इनपुट हमारा i3 सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ऐसे 4x1 की बात करिए
8 क्रॉस 1, 8 क्रॉस 1 में क्या होगा, 8 इनपुट लाइंस, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3, मतलब 3 सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी। सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 0 0 होगी, पहला इनपुट सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 0 1 होगी, दूसरा इनपुट सेलेक्ट हो जाएगा। 0 1 0 तीसरा इनपुट सेलेक्ट हो जाएगा। 0 1 1 चौथा इनपुट सेलेक्ट हो जाएगा, दैट इज I3। ऐसे 1 0 0 I4, 1 0 1 I5, 1 1 0 I6 और 1 1 1 I7। तो ये कॉम्बिनेशंस के लिए आपको आउटपुट मिलेंगे, है ना। और ये मतलब कोई एक आउटपुट आपका, कोई एक इनपुट आउटपुट के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर 16 लाइन्स हो तो क्या होगा, इन 16 लाइन्स को में से किसी एक को पास करने के लिए हमें 4 सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो 2 टू द पावर 4 की वैल्यू 16 होती है, मतलब 4 सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो अब सेलेक्ट लाइन ये चारों S3, S2, S1, S0 के नाम से दिख रहे हैं। अगर इनकी वैल्यू 0 0 0 0 होगी तो I0 सेलेक्ट होगा, 0 0 0 1 होगा तो I1 सेलेक्ट होगा, एंड सो ऑन। ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर हैं, उनकी बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके आप डेसिमल वैल्यू के साथ I15 जैसे आपने लिख दिया, I14, 13, ये लाइन से आप लिखते जाइए और उनके बाइनरी डिजिट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, है ना। तो इस तरह से आपको प्रॉपर सिलेक्शन बिट्स को आपने सेलेक्ट किया तो उसके करेस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आपको मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि I7 सेलेक्ट होना है या I9 सेलेक्ट होना है, I9 सेलेक्ट होने के लिए सेलेक्ट लाइन की वैल्यू क्या होगी, तो आप 9 का बाइनरी लिखो, क्या होगा 1 0 0 1, ये हो जाएगा S3, ये हो जाएगा S2, ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S0। तो S3, S2, S1, S0 की वैल्यू 1 0 0 1 ऐसा हो जाएगी। हमारी बात समझ में आ रही है। चेक कर लेते हैं 1 0 0 1 के लिए I9 क्लियर है एकदम, ओके। दूसरा जो हमारा इसी का जस्ट अपोजिट डीमल्टीप्लेक्सर, ये क्या करता है, तो जैसे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, एक इनपुट लाइन को सेलेक्ट कर रहे हैं, वैसे कई आउटपुट भी जनरेट हो सकते हैं और एक समय में हमको केवल एक ही आउटपुट की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, उस आउटपुट को मतलब एक ही जगह उस आउटपुट को हम भेज सकते हैं, एक ही जगह भेजना है हमको, है ना। बहुत सारे रिसीवर्स हैं लेकिन वो किसी एक के लिए जनरेट किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो उस रिसीवर को हम भेज देंगे। क्लियर है कि नहीं है, तो इसको बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सर। तब यहाँ पर आउटपुट लाइन्स की संख्या ज़्यादा होगी, इनपुट लाइन एक ही होगा, मतलब आउटपुट डिवाइस से ढेर सारे कनेक्टेड होंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए 1 क्रॉस 2 डीमल्टीप्लेक्सर है। डीमल्टीप्लेक्सर को कैसे पढ़ेंगे, एक ही इनपुट है लेकिन आउटपुट लाइन्स ढेर सारी है, तो आप इसको ऐसे पढ़ते हैं 1 क्रॉस 2 टू द पावर n। n क्या है हमारा, सेलेक्ट लाइन्स है। क्लियर है कि नहीं। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 टू द पावर 1, तो एक सेलेक्ट लाइन होगा। अब सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 होगी तो I आपका Y0 पर जाएगा। सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 होगी तो I आपका कहाँ जाएगा, Y1 पर जाएगा, है ना, है कि नहीं। S की वैल्यू 0 तो Y0 पर आपका इनपुट जाएगा, Y1 पर कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए क्रॉस यहाँ पर बना है ना। सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 होगी तो Y1 पर वैल्यू आपको मिलेगी, Y0 पर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर है। दूसरा 1 क्रॉस 4 डीमल्टीप्लेक्सर, 4 है, इसका मतलब 2 सेलेक्ट लाइन होंगे, दोनों सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1। जब 0 0 होगा तो इनपुट आपका 0th वाले पर मतलब Y0 पर आएगा, तो Y0 पर इनपुट मिलेगा। जब 0 1 होगा तो Y1 पर इनपुट मिलेगा, जब 1 0 होगा तो Y2 पर इनपुट मिलेगा और 1 1 होगा तो Y3 पर इनपुट मिलेगा। क्लियर है। अगर हमारा ये 1 क्रॉस 8 है, सो दिस शुड बी 1 क्रॉस 8 और यहाँ पर भी 8 कर दें। 1 क्रॉस 8 में 8 आउटपुट लाइन्स होंगी, ठीक है, और 3 सेलेक्ट लाइन्स हमारे होंगे, है ना, 3 सेलेक्ट लाइन्स होंगे हमारे। ये जो 3 सेलेक्ट लाइन्स हैं हमारे, इनकी वैल्यूज पर डिपेंड करेगा कि I कौन से वाले आउटपुट पर जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू 0 0 0 होगी तो Y0 को इनपुट मिलेगा, 0 0 1 होगी तो Y1 को इनपुट मिलेगा, 0 1 0 होगा तो Y2 को इनपुट मिलेगा, 0 1 1 है तो Y3 को इनपुट मिलेगा, 1 0 0 है Y4 को इनपुट मिलेगा, 1 0 1 है Y5 को इनपुट मिलेगा, 1 1 0 है Y6 को इनपुट मिलेगा और 1 1 1 है तो Y7 को इनपुट मिलेगा। बाकी सारे बिट्स क्या होंगे, बाकी सारे आउटपुट बिट्स जो इसके करस्पॉन्डिंग, उन सब की वैल्यूज कुछ नहीं मिलेगा, उनको कुछ वहां पर आना नहीं है। क्लियर है कि नहीं है। इस तरह से डीमल्टीप्लेक्सर को भी हम समझ सकते हैं। एक जो आपका डिवाइस यूज होता है दैट इज डिकोडर। डिकोडर काफी इंपॉर्टेंट आपका डिवाइस है। इसको आप देखेंगे तो डिकोडर क्या करता है, ये आपकी कुछ इनपुट आप प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे मान लीजिए n इनपुट्स आपने प्रोवाइड किया है ना, तो n इनपुट्स को ये डिकोड करता है 2 टू द पावर n लाइंस पर, है ना। तो एक्चुअली में कोई एक लाइन इनेबल होगी इसमें, तो 2 टू द पावर n आउटपुट लाइंस होंगी और n इनपुट लाइंस होंगी। क्लियर है।
तो उसमें से कोई एक लाइन को ये सेलेक्ट करता है, किसी एक लाइन को ये इनेबल करता है। बात समझ में आ रही है? और डिकोडर का जस्ट उल्टा, डिकोडर में इसका उल्टा और इनकोडर का जस्ट उल्टा होता है। तो डिकोडर में होगा क्या यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए एक इनपुट लाइन है और दो आउटपुट लाइन है, तो देखने में तो ये डीमल्टीप्लेक्सर जैसा ही लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो एनी सेलेक्ट लाइन। आई नॉट जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसी की वैल्यू के आधार पर, तो आई नॉट की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, क्योंकि एक ही इनपुट है हमारे पास। अगर आई नॉट हमारा 0 है तो वाई 0 हाई रहेगा, और आई नॉट की वैल्यू अगर 1 है तो आई 1 वाई 1 हाई रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर हाई लो की बात करें हम। तो अगर आई नॉट 0 है तो वाई 0 आपका हाई हो जाएगा, आई नॉट 1 है तो वाई 1 आपका हाई हो जाएगा। केवल हाई से मतलब, बाकी सारे जितने बिट होंगे सारे लो होंगे इसमें। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम 2x4 डिकोडर को देख लेते हैं। 2x4 डिकोडर में 2 इनपुट लाइन है और 4 आउटपुट लाइन है ना। तो जब इनकी वैल्यू 0 0 होगी तो वाई नॉट पर 1 हो जाएगा, 0 1 होगी तो वाई 1 पर 1 हो जाएगा, 1 0 होगी तो वाई 2 पर 1 हो जाएगा, 1 1 होगी तो वाई 3 पर 1 हो जाएगा। बाकी सारे बिट पर लो एक्टिवेटेड रहेगा। लो का मतलब जैसे डीमल्टीप्लेक्सर में कुछ नहीं मिलता था, यहाँ पर मिलेगा, 0 मिलेगा ना, कंटिन्यूअसली 0 मिलता रहेगा। तो कोई एक लाइन इनेबल होगी वो 1 मिलेगा, बाकी सारे लाइंस पर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ऐसे अगर आप 3x8 की आप बात करें तो 3x8 में 3 आपके इनपुट लाइंस हो गए और उसके करस्पॉन्डिंग आपके 8 आउटपुट लाइंस होंगे। क्लियर है कि नहीं है? यस। तो 3 हमारे इनपुट लाइंस ये हो गए और इसके करस्पॉन्डिंग 8 आउटपुट लाइंस यहाँ पर दिखाई दे। ई का मतलब इनेबल है। यहाँ पर आप इसे इनेबल करते हैं, आप आईसी को जो पावर सप्लाई चाहिए इनेबल पिन्स होंगे वो सब का आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तब आपको ये मिलता है। अब देखो अगर हमारा 0 0 0 इनपुट हमने दिया तो y नॉट पर 1 हो जाएगा, ऐसे 0 0 1 पर y2, 0 1 0 पर y3, 0 1 1 पर y4, 0 1 1 0 0 पर y4 है ना, 1 0 1 पर y5, 1 1 0 पर y6 एंड 1 1 1 पर y7, 1 1 0 पर y6 और 1 1 1 पर y7। इस तरह से ये हमको मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि कोई एक लाइन इनेबल होती है। फायदा क्या है इसका? इसका ये फायदा है कि जब भी मान लीजिए 8 रजिस्टर्स हैं और आपका ALU से कोई आउटपुट जनरेट हुआ है ना, ये याद रखिएगा, ALU से कोई आउटपुट जनरेट हुआ और उसको 8 में से किसी एक रजिस्टर में आपको देना है, 8 में से। तो मान लीजिए आप उसको R3 रजिस्टर में भेजना चाह रहे हैं। R3 का एड्रेस क्या होगा? तो एड्रेस आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? डिकोडर से 0 1 1 इनपुट दे दीजिए, तो Y3 R3 से कनेक्टेड होगा, तो यही आपका हाई लॉजिक R3 को चला जाएगा, R3 इनेबल हो जाएगा और जो भी ALU में आपका डेटा आया हुआ है वो R3 में जाकर स्टोर हो जाएगा। एक होता है हम बिट्स को स्टोर करते हैं रजिस्टर्स में, जो भी हम बात कर रहे थे। तो ये रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर क्या है? रजिस्टर्स हमारे स्टोरिंग एलिमेंट्स है ना, स्टोरेज है, हमारा स्टोरेज स्पेस किसी भी मेमोरी लोकेशन पर। तो कोई भी मेमोरी लोकेशन है, मान लीजिए 2048 ये एड्रेस है उसका। इस एड्रेस पर हमने कुछ 8 बिट का एक रजिस्टर ले लिया है ना, 8 बिट का हमने एक रजिस्टर ले लिया। तो अब इसमें जब भी हम मेमोरी लोकेशन क्या करें? मेमोरी लोकेशन मतलब एड्रेस है, उस एड्रेस पर कोई स्टोरेज स्पेस है जिसको हम रजिस्टर बोल रहे हैं। मान लीजिए 8 बिट का रजिस्टर, 8 बिट का मतलब हो गया कि इसमें 8 फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे, हर एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करने में कैपेबल होते हैं, या तो 0 स्टोर करेगा या तो 1 स्टोर करेगा। ठीक है, और जितने बिट का आप रजिस्टर डिजाइन कर रहे हैं उतने ही आपके फ्लिप फ्लॉप की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो 4 तरह के फ्लिप फ्लॉप्स हैं यहाँ पर, SR फ्लिप फ्लॉप, JK, D और T, 4 तरह के फ्लिप फ्लॉप्स हैं हमारे। ठीक है, तो जो हमारा रजिस्टर होता है, रजिस्टर्स को थोड़ा देख लेते हैं फिर उसको आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर्स जो हमारे होते हैं उसमें मान लीजिए 4 बिट का हमें एक नंबर इनपुट कराना है 1011। इसमें जो आपको सबसे लेफ्ट साइड का आपका जो बिट दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज MSB, इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। और जो मोस्ट लेफ्ट साइड में है उसको आप बोलते हैं LSB, इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट तो उसका जो प्लेस वैल्यू होगा सबसे कम होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का जो प्लेस वैल्यू होगा सबसे ज्यादा होगा। कैसे? 4 ही बिट है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 टू पावर 0, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 टू पावर 1, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 टू पावर 2, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 टू पावर 3, है ना। तो जो सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसी को कहते हैं। तो 2 टू पावर 3 इज द मोस्ट
हाईएस्ट वैल्यू हियर, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जबकि आपको इसको देखिए लीस्ट वैल्यू है ये, है ना, लीस्ट वैल्यू 2 टू पावर 0, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एलएसबी बोल रहे हैं। क्लियर है ना, एकदम क्लियर। इसीलिए एमएसबी होता है, दूसरा एलएसबी होता है। एमएसबी से एलएसबी के बीच में आपके चारों बिट यहाँ पे दिखाई देंगे 4 बिट के रजिस्टर में। ऐसे 8 बिट के रजिस्टर में पहला बिट लेफ्ट मोस्ट वाला एमएसबी होगा, लास्ट बिट एलएसबी होगा, और बीच में 6 और बिट होंगे उसमें, टोटल 8 बिट होंगे उसमें। क्लियर है ये। और इन्हीं बिट्स, यहाँ पर जो बिट्स है हमारे अवेलेबल है, इसी पर स्टोरेज होता है। स्टोरेज इस तरह से होता है, मान लीजिए एसआर फ्लिप फ्लॉप है हमारा, ठीक है, तो 2 इनपुट हम देते हैं एस और आर, उसके करस्पॉन्डिंग एक इनपुट आउटपुट हमें मिलता है क्यू। ये क्यू हमारा स्टोरेज बिट है, यही स्टोर हो रहा है। हालांकि फ्लिप फ्लॉप में एक फैसिलिटी अच्छी ये होती है कि उसके साथ क्यू बार भी स्टोर होता है। क्यू बार का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट, तो जिस समय क्यू की वैल्यू 1 होगी, क्यू बार की वैल्यू 0 होगी, जिस समय क्यू की वैल्यू 0 होगी, क्यू बार की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और ये क्लॉक पल्स की राइजिंग या फॉलिंग एज पर काम करते हैं। नॉर्मली ये फॉलिंग एज पर काम करते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप जो भी है, सारे ही हमारे करीब करीब फॉलिंग एज पर ही काम करते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप में अब होता क्या है, जब हम इसको 0 0 इनपुट प्रोवाइड करेंगे, मतलब एस की वैल्यू भी 0 होगी और आर की वैल्यू भी 0 होगी, उस कंडीशन में क्यू की जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी नेक्स्ट स्टेट में भी वही मिलेगा। मतलब क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट है, क्यू एन प्रीवियस स्टेट है। तो पहले मान लीजिए वैल्यू 0 थी, तो अभी भी वैल्यू इसकी 0 बनी रहेगी। पहली वैल्यू 1 थी, तो अभी भी वैल्यू क्या होगी, 1 बनेगी। क्लियर है कि नहीं? यस क्लियर है। और उसका जो बार है वो जस्ट अपोजिट रहा होगा। तो जब ये 0 था तो क्यू एन प्लस 1 बार की वैल्यू 1 थी, तो क्यू एन प्लस बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी हमारी, है ना। इस तरह से चलेगा, तो कोई चेंज नहीं आता, मतलब ये कहने का है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में नो चेंज। अच्छा, अब देखो, अगर हम ऐसा इनपुट प्रोवाइड करें कि उसके जो बिट्स हैं वो सभी 0 ही स्टोर हो, परमानेंटली 0 स्टोर हो, आप कुछ भी दोगे वो 0 कर देगा। तो ऐसा जो हमारा बिट है एसआर का, वो कॉम्बिनेशन है 0 1। 0 1 के केस में आउटपुट हमेशा 0 हो जाएगा, कुछ भी आउटपुट रहा हो पहले, अभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। तो चूंकि हमारा मेन आउटपुट 0 है, इसका मतलब ये डिवाइस को रीसेट कर रहा है बार बार, जब भी आप ये इनपुट देंगे रीसेट हो जाएगा। और जब एसआर को आप 1 0 देते हैं, तो 1 0 के केस में हमारा क्यू एन प्लस 1 हमेशा 1 रहेगा, इसीलिए इसको सेट बोल रहे हैं। आप इसको सेट कर देते हैं, हमेशा ऑन कंडीशन में रखते हैं, और इसका जो बार कंडीशन है वो 0 हो जाएगा। और जब 1 1 देते हैं, तो 1 1 के केस में प्रॉब्लम इज दैट कि क्यू एन प्लस 1 और क्यू एन प्लस 1 बार दोनों अलग अलग बिट्स हैं। एक 0 आएगा तो दूसरा 1 आएगा, एक 1 आएगा दूसरा 0 आएगा, यहाँ पर दोनों ही 1 आ जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो क्यू एन प्लस 1 है और क्यू एन प्लस 1 बार है ना, ये दोनों जो आउटपुट पिंस हैं, ये दोनों आउटपुट पिंस हमारे क्या हो रहे हैं, ये एक ही डायरेक्शन में बहुत तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, दोनों ही 1 की तरफ दौड़ रहे हैं। जबकि एक की वैल्यू अगर 0 हो तो दूसरे को 1 हो जाना चाहिए, एक की वैल्यू 1 हो तो दूसरे की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। बट यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज हमारी क्या है, वो एक ही है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब वो एक तरफ दौड़ रहे हैं, रेस कर रहे हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज रेस अराउंड कंडीशन, जब दोनों वैल्यूज 1 आ जाएंगी। और दोनों वैल्यूज 1 पॉसिबल नहीं है, होना नहीं चाहिए, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं इनवैलिड कंडीशन। तो यहाँ लास्ट में लिखा है ना इनवैलिड कंडीशन है ये। तो एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 होगा तो कोई चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन एस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 होगा, है ना, दिस इज 1। उस कंडीशन में क्या मिलेगा हमको, रेस अराउंड कंडीशन मिलेगा, क्योंकि दोनों ही आउटपुट हमको बराबर मिल रहे हैं, जबकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री मिलने चाहिए, एक 0 तो दूसरा 1, एक 1 तो दूसरा 0। इस रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। सो अनदर फ्लिप फ्लॉप इज जेके फ्लिप फ्लॉप। इसमें भी सारी पहले 3 कंडीशंस वैसे ही हैं एकदम। जेके की वैल्यू 0 0 है तो नो चेंज, 0 1 है तो रीसेट, 1 0 है तो सेट। लेकिन जो लास्ट वाली कंडीशन है उसमें प्रीवियस स्टेट का रिवर्स हमको मिलता है ना, रिवर्स। तो यहाँ पर क्यू एन बार लिखा हुआ है, मतलब क्यू एन की पुरानी वैल्यू अगर 1 रही होगी तब 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर तो ये किस पर डिपेंड करता है, क्लॉक पल्स पर। जैसे जैसे क्लॉक पल्स में वेरिएशन आता जाता है ना, ये वैल्यू में भी बदलाव आता है। अब देखिए, क्लॉक पल्स आपका एक फॉलिंग एज आपको मिला, जैसे ही फॉलिंग एज मिला ना, ये 0 था तो 0 का भी 1 हो गया। फिर फॉलिंग एज अगला मिला तो 1 का फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको प्रीवियस वैल्यू का उल्टा ही आना है। फिर फॉलिंग एज आएगा तो फिर 0 का 1 हो जाएगा, फिर 1 का 0 हो जाएगा, फिर 0 का 1 हो जाएगा। तो वी कैन सी दैट क्या है, यहाँ पर टॉगल कर रहा है ना, हर बार जो वैल्यू है वो बदल रही है। तो 0 का 1 मिल रहा है, फिर 1 का 0, फिर 0 का 1, फिर 1 का 0, दिस इज नोन एज टॉगल। और इसका जो सेकेंड आउटपुट है वो उसका जस्ट रिवर्स आएगा। तो जब ये 0 से 1 पे जा रहा है, ये 1 से 0 पे जाएगा,
है ना। जब ये 1 से 0 पे जा रहा है, ये 0 से 1 पे जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से। तो दोनों ही टॉगल स्टेट में काम करते हैं। तो रेस अराउंड रिमूव हो गया, अब उसकी जगह हम टॉगल स्टेट ले आए। टॉगल स्टेट के क्या फायदे हैं भाई? बहुत फायदे हैं। एक तो आप कंपल्सरी ये जो सीक्वेंस है ना 0 और 1 के, मान लीजिए आपको बार बार कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है, ऐसे सीक्वेंसेस में आप बार बार टॉगल स्टेट यूज कर लीजिए। तो जब आप टॉगल फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे तो और 1 देंगे उसको, तो हर बार वो क्या होगा, उसकी वैल्यू कॉम्प्लीमेंट होती चली जाएगी, है कि नहीं? क्लियर है ना? एकदम क्लियर है। बाकी जे के फ्लिप फ्लॉप वैसे ही काम करता है जैसे एस आर काम करता था। एस की जगह हमने जे लगा दिया है, आर की जगह हमने के लगा दिया है। अच्छा, अब देखिए डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या है कि हम जो बिट को इनपुट कराएंगे वही बिट स्टोर हो जाएगा, है ना। जैसे हम 0 को स्टोर कराएंगे तो 0 को हम इनपुट कराते हैं तो 0 ही हमारा स्टोर हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ, आप जरा पीछे वाले को देखिए, जेके में अगर आप 0 देंगे तो जे को 0 मिलेगा और के को 1 मिल जाए तो आउटपुट 0 मिलेगा। हमें 0 स्टोर कराना है तो जे को हमें 0 देना पड़ेगा और के को 1 देना पड़ेगा। हमें 1 स्टोर कराना है तो जे को हमें 1 देना पड़ेगा, के को हमें 0 देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये क्लियर हो गया कि जे की जो भी वैल्यू होगी के उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम जे और के बीच में एक नॉट गेट लगा दें, काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और यहाँ पर हमने डी बिट जे पर दे दिया, और डी की वैल्यू जब 0 होगी तो जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, के की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। नॉट गेट की वजह से के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन क्या आउटपुट देता है? 0 देता है, हमको पता है, अभी अभी पीछे हमने देखा था। इसका मतलब जब हम 0 बिट इनपुट करा रहे हैं तो 0 ही हमारा स्टोर हो रहा है। क्लियर हो गया? यस, बहुत अच्छे। डी की वैल्यू 1 कर दो तो जे की वैल्यू 1 हो गई, के की वैल्यू 0 हो गई। अब 1 0 के केस में क्या होगा? 1 और 0 के केस में 1 स्टोर होगा हमारा। 1 स्टोर होगा मतलब सेम बिट जो हम 1 दे रहे थे इनपुट में, वही 1 हमारा आउटपुट में भी स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हम डी इनपुट कराएंगे तो स्टोर भी डी होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं? तो हमारा डी स्टोर होगा। इसका मतलब डी फ्लिप फ्लॉप हमने क्या किया, अब हम केवल एक ही, अब हमें 2 इनपुट देने पड़ रहे थे एक बिट को स्टोर कराने के लिए, अब हमें एक ही इनपुट देना पड़ेगा एक बिट को स्टोर कराने के लिए। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। आसान हो गया कि नहीं? बिल्कुल आसान हो गया, है कि नहीं? तो जो बिट हमें स्टोर कराना है वो डी फ्लिप फ्लॉप आप यूज करके वही बिट आप स्टोर करा दे। आप आजकल जो आईसीज हम लोग रजिस्टर से खरीदते हैं उसमें हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप हो तो काफी अच्छा रहता है वो। और ये आखिरी मेमोरी लोकेशन है टी फ्लिप फ्लॉप की सहायता से। टी फ्लिप फ्लॉप में क्या है कि हम जे और के को सॉर्ट कर देते हैं। तो अब जे और के की उस पर जाते हैं, देखिए सॉर्ट करेंगे तो जे और के बराबर हो जाएगा, तो या तो उसमें 0 0 मिलेगा या तो हमें 1 1 मिलेगा। तो अगर हमने 0 0 ले लिया तो कोई चेंज स्टेट में नहीं होगा, मतलब फ्लिप फ्लॉप में कोई एक्स्ट्रा बिट स्टोर नहीं करा पाएंगे। लेकिन अगर जे और के की वैल्यू हमने 1 1 कर दी है तो टॉगल होता रहेगा, है ना। इसीलिए इसका नाम टी फ्लिप फ्लॉप पड़ा। टी का मतलब ही टॉगल होता है ना। तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या हो गया? टॉगल करेगा। तो आप टी की वैल्यू को जब 0 करा देते हैं, है ना, तो उसका मतलब जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0 हो गई, तो नो चेंज कंडीशन हमको मिलेगी, कोई टॉगल नहीं होगा। लेकिन जब हम टी की वैल्यू 1 रख देते हैं और फॉलिंग एज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जे और के हमारा 1 हो गया। अब हर बार क्लॉक पल्स को आप बदलिए, फॉलिंग एज करिए, तो हर बार क्या होगा, ये जो हमारा आउटपुट होगा बदलता जाएगा। पहले 0 था, अब 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी इसी तरह से बदलता रहेगा। तो अब वो टॉगल स्टेट में काम कर रहा है और हर क्लॉक पल्स पर उसकी वैल्यू बदलती जाएगी, जो कि हमारा एम है। कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम कॉम्प्लीमेंट करें, खास करके जब वंस कॉम्प्लीमेंट हम करने जाते हैं उस समय इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। पिछले वीडियो में हमने वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट बताया था, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वहां से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो डिजिटल कंपोनेंट्स हैं वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के आपके लेक्चर्स में यूज होने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि आपके पास और आगे वीडियोस समय समय पर मिलते रहें, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियोज आपके हाथ से निकल जाए, तो उसके लिए आप, और उसका फिर एग्जाम पर भी असर पड़ सकता है। तो अच्छी तैयारी के लिए ये जरूरी है कि आप इन सब सब्जेक्ट्स को मेरे चैनल से देखते रहिए। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार।